हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और उसके लॉस कैसे निकालना है। उसके लॉस निकालने के बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और उम्मीद है कि आपने वो एग्जांपल सॉल्व किए होंगे। डीपीपी आपने सॉल्व की होगी। उसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं, देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आगे का ही एक ऐसा पार्ट हमको कंप्लीट करना है जो इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, स्ट्रिंग वाइब्रेशन हमने जो शुरू किया था उसी का एक हिस्सा है कि रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस कैसे होगा। और उसके बाद स्ट्रिंग वाइब्रेशन से हमको दो एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसमें एक है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट और एक है मेल्डेज एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले द फेनोमेनन इन विच द बॉडी वाइब्रेट्स अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स whose frequency is equal to the natural frequency of the body so that amplitude becomes maximum is called the resonance। तो रेजोनेंस किसको कहते हैं? मतलब आपने करना यह है कि एक कोई बॉडी है आपके पास में, समझ लीजिए। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अ बॉय इन अ स्विंग। ठीक है, एक लड़का एक स्विंग में बैठा है, एक झूले में बैठा है। ठीक है, और आप क्या करते हो, पीछे से उसको एक पुश लगाते हो तो वो आगे जाता है, फिर वहाँ से वापस आएगा। फिर आपने एक पुश दिया और वो फिर गया और फिर वापस आया, फिर आपने एक पुश दिया। ये एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है जो कि कंटिन्यूसली उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद ये होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ में ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये वाला एक एग्जाम्पल है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि पेंडुलम्स कनेक्टेड बाय सेम स्ट्रिंग, पेंडुलम कनेक्टेड बाय सेम स्ट्रिंग। ऐसे होगा कि मतलब एक पेंडुलम आपने लगाया हुआ है यहाँ पे। मैंने आपको देखिए ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर में हमने ये देखा था, क्या आपको याद है? इस तरह की एक डायग्राम हमने देखी थी। यहाँ पर था एक पेंडुलम और यहाँ पर था दूसरा पेंडुलम। ठीक है, दोनों की लेंथ बराबर होना ज़रूरी नहीं है। अगर बराबर होगी तो ऑसिलेशन और अच्छा होगा, रेजोनेंस हमको मिलेगा। और अगर दोनों की लेंथ अगर कम ज़्यादा हो गई तो रेजोनेंस हमको बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगा। और उसके अंदर में आप ये देख सकते हो कि अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रिंग से, ठीक है, और हमने दिया है इस पेंडुलम को हमने दिया है वाइब्रेशन, यानी कि ऑसिलेशन बोलते हैं पेंडुलम्स के लिए अगर यूज़ किया जाए तो वर्ड। तो ये ऑसिलेशन हमने अगर इसको दिया तो इसका ऑसिलेशन यहाँ से ट्रैवल करता हुआ इसको मिलेगा, इसका डिस्टर्बेंस इसको मिलेगा, और दोनों भी सेम एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट करने लगेंगे। एंड दैट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? इसको रेजोनेंस कहा जाता है। चलिए एक और पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इफ द डिफरेंस इन frequency of external देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इफ द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, बाहर से जो पीरियोडिक फोर्स लगाया गया है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बीच अगर डिफरेंस लार्ज होता है, if difference is large, then response of body will be poor and amplitude will be small। ठीक है, एम्पलीट्यूड होगा स्मॉल। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये स्मॉल होगा। इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्लैट रेजोनेंस। इसको फ्लैट रेजोनेंस बोलते हैं। कब? बाहर की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, एक्सटर्नल ऑसिलेटर, उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो हमारी बॉडी है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, कोई एक फ्रीक्वेंसी है समझ लो, और दोनों के बीच में अगर डिफरेंस लार्ज है तो रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी विल बी पुअर एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेजोनेंस का एम्पलीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो स्मॉल होगा। इसको फ्लैट रेजोनेंस कहते हैं। और दूसरी कंडीशन होगी इफ डिफरेंस इज स्मॉल। जितना कम डिफरेंस होता जाएगा तो हम कहेंगे कि एम्पलीट्यूड विल बी लार्ज, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा।
ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इसको हम ग्राफिकली ऐसे दिखाते हैं, देखो यहाँ ले लेते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी एन, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी एन। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो प्लॉट होता है ये ऐसे जाता है इस तरह से। ये जो पीक आपको जो मिला है, ये शार्प पीक आपको उस वक्त मिलता है जब एक्सटर्नल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नेचुरल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। और अगर ये दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होता है, ये है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि एन जो है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, और N0 जो है इसको बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये वाली। जब ये दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा, बाहर की एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कम है और हमारी N0 ज़्यादा है, तो भी देखेंगे आप एम्पलीट्यूड कम है। देखिए एम्पलीट्यूड आपको जो मिल रहा है, ये एम्पलीट्यूड इधर बढ़ता है तो एम्पलीट्यूड आपको कम मिल रहा है। और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो एम्पलीट्यूड आपको शार्प मिलता है यहाँ पर। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको बोला जाता है शार्प रेजोनेंस, ठीक है, इसको शार्प रेजोनेंस बोलते हैं। और उसके बाद देखेंगे आप कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अगर N0 से फिर ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर है n इज ग्रेटर देन N0, हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, और यहाँ पर n इज लेस देन N0। तो ये दोनों कंडीशन हमको नहीं चलते हैं, इस पर रेजोनेंस नहीं आता है। ये एक ओनली कंडीशन है जिसके ऊपर रेजोनेंस आता है, और ये रेजोनेंस का जो कंडीशन है ये आप पढ़ने वाले हैं बहुत सारे चैप्टर्स में। ऑसिलेशन में हमने देखा था, स्टेशनरी वेव में हम देख रहे हैं, हम देखेंगे इसको एसी चैप्टर के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट में भी कि ये ऑसिलेशन कैसे होता है, ठीक है। रेजोनेंस के हमारे पास में यहाँ दो एप्लीकेशंस हैं, फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस इन, नंबर वन इज सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, चलिए देखते हैं। ये वाला होता है सेटअप सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो इस सेटअप में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक रिजिड सपोर्ट है जिससे एक वायर, एक स्ट्रिंग जो है पास किया गया है दो नाइफ एजेस से। यहाँ पे देखिए ये दो नाइफ एजेस है, समझ लीजिए। तो इन दो नाइफ एजेस से पास किया गया है वायर, और वो वायर को यहाँ पर हमने एक लोड के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग होता है, इस स्ट्रिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, एक पेपर को फोल्ड करके उसको उसके ऊपर रख देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है वेट, इसके अंदर में हम वेट ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें वेट ऐड करेंगे तो टेंशन बढ़ेगा, ठीक है। तो हमको मिलेगा टेंशन यहाँ से। तो इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमको मिलने वाला है टेंशन। अगर हमको मिलने वाला है यहाँ पर टेंशन और वेट हमने सेट कर दिया दो नाइफ एजेस, तो लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लेंथ बिटवीन टू नाइफ एजेस, ठीक है। दो नाइफ एजेस के बीच में जो आपको लेंथ दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उसके बाद में हमारे पास में है टेंशन टी, और हमको बोला जाता है कि यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक ट्यूनिंग फोर्क, और वो ट्यूनिंग फोर्क को समझ लीजिए ऐसा एक ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास में, और हम उस ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे वाइब्रेट करवाते हैं। अगर हमने ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाया तो वो ट्यूनिंग फोर्क को हम वाइब्रेट करवाते हैं इस वायर के ऊपर, ठीक है। तो हमारे फिगर में जो आपको दिख रहा है स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के ऊपर हम उसको वाइब्रेट करवाते हैं, और तब तक वाइब्रेट करवाते हैं जब तक वो हमारा पेपर जो है फोल्ड किया हुआ, उसको पेपर राइडर बोलते हैं, वो पेपर राइडर गिर ना जाए। पेपर राइडर क्यों गिरेगा, ये भी बात है। पेपर राइडर इसलिए गिरेगा कि जो स्ट्रिंग है ये वाइब्रेट होने लगेगा with the frequency of external source that is tuning fork। तो ट्यूनिंग फोर्क अब हमारे स्ट्रिंग को बजा रहा है, ठीक है। तो जब ट्यूनिंग फोर्क हमारे स्ट्रिंग को बजाता है तो उस समय ये होता है कि आप देखेंगे कि एक पॉइंट आएगा जहां पे रेजोनेंस मिलेगा, रेजोनेंस ऑकर एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा इसीलिए वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और वो पेपर हमारा गिर जाएगा। तो हम इसके अंदर बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल सोर्स था हमारा वो कौन था, एक्सटर्नल सोर्स था हमारा ट्यूनिंग फोर्क, और हमारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो किसकी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना। वो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, स्ट्रिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, चलिए लिखते हैं फ्रीक्वेंसी।
यहाँ पे हमने देखा कि लेंथ जो होती है स्ट्रिंग की लेंथ, ये जो दोनों नाइफ एजेस होते हैं उनके बीच की लेंथ को बोला जाता है स्ट्रिंग की n0 n ले लेते हैं इसको, जस्ट इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हो गई है। और n जो होती है यह है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग वाइब्रेशन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n होगी और कैपिटल N है हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों वाइब्रेशन में आ जाएंगे और वाइब्रेशन ट्यूनिंग फोर्क का हमारे इस साउंड बॉक्स को वाइब्रेट करवाएगा, तो होता यह है कि स्ट्रिंग जो होता है यहाँ पर, ये देखिए ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पर बनती है एक स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, ऐसे बनेगी स्टेशनरी वेव, इस तरह की पर में बनेगी स्टेशनरी वेव। अब ये जो स्टेशनरी वेव बनती है यहाँ पर जितने भी लूप बनेंगे, 2 लूप 3 लूप 10 लूप जितने भी बनेंगे, तो वो लूप के हिसाब से हम देखेंगे कि उसकी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आने वाली है। तो जब रेजोनेंस आएगा मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के टाइम पे क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू n हो जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क विल बी इक्वल टू n की वैल्यू क्या होती है, p/2l अंडर रूट ऑफ t/m, अंडर रूट ऑफ t/m। ये है हमारे पास में फॉर्मूला सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट का। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में स्टेशनरी वेव बनती है और वो स्टेशनरी वेव की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो प्ले हो रही है स्ट्रिंग पर, वो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ये n होगी और वो बराबर होती है रेजोनेंस कंडीशन में, सिर्फ रेजोनेंस कंडीशन बराबर होती है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के, और वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी हमको पता है n है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो हमको क्या बोला जाता है, अक्सर क्वेश्चन के अंदर में हमको दिया जाता है कि सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के अंदर सोनोमीटर वायर इज इन यूनिजन विथ, इसका मतलब क्या है, ट्यूनिंग फोर्क के साथ अगर यूनिजन में है मतलब रेजोनेंस में, इसका मीनिंग रेजोनेंस होता है, ये नहीं रेजोनेंस में है, सेम फ्रीक्वेंसी प्ले कर रहा है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज मेल्डेज एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस की सेकेंड एप्लीकेशन है और उसको बोला जाता है मेल्डेज एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसके ऊपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में होगा क्या, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फिगर दिख रही है स्क्रीन पर कि एक्चुअल में इस तरह का कुछ सेटअप होता है मेल्डेज एक्सपेरिमेंट का। ट्यूनिंग फोर्क से एक स्ट्रिंग को जो है टाई कर उसको एक पुली से गुजार कर नीचे वेट के साथ में हैंग कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये वेट के साथ ये हैंग कर दिया गया। अब यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे कि ये वेट को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में आप वेट की अलग अलग वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो वेट की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको अलग अलग टेंशन मिलेगा, और जैसे जैसे टेंशन बदलता जाएगा तो हम कहेंगे कि टेंशन के बदलने की वजह से हमारे नंबर ऑफ लूप्स बदल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में। चलिए देखते हैं इसके दोनों टाइप्स। तो मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में 2 पोजीशन होंगे। नंबर 1 इज परपेंडिकुलर पोजीशन। परपेंडिकुलर पोजीशन, ये परपेंडिकुलर पोजीशन को ट्रांसवर्स पोजीशन भी बोलते हैं ना। ठीक है ना, इसी को ट्रांसवर्स बोलते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन। इसमें होगा ये कि क्यों ट्रांसवर्स इसको बोला जाता है, तो परपेंडिकुलर बोलने का रीजन इसका, परपेंडिकुलर मीन्स हाउ टू डिसाइड परपेंडिकुलर है या पैरेलल पोजीशन है। तो परपेंडिकुलर ऐसे डिसाइड करते हैं हम कि समझ लीजिए ये है आपका स्ट्रिंग, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग होता है और ये स्ट्रिंग आपका यहाँ पे एक पुली होती है और ये पुली से नीचे जाता है। ठीक है, आपने जैसे फिगर में अभी देखा तो इस तरह का कुछ सेटअप था वहाँ पे लगा हुआ, और यहाँ पर हम रखते हैं वेट। ठीक है, तो ये पुली होती है और ये स्ट्रिंग होता है। अब ये स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन, जो स्ट्रिंग में वेव जो प्रोपोगेट करेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और इसके परपेंडिकुलर होगा हमारे ट्यूनिंग फोर्क का। तो हमारे ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन आप देखेंगे ऊपर नीचे ये इस तरह से वाइब्रेट होता है। तो ये ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन जो है ये आती है परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर स्टेशनरी वेव बनेगी
सो दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर पोजीशन। अब आप इसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पर कुछ तो लूप्स बने हैं, हम इसको कह सकते हैं कि लेट P1 लूप्स बने हैं, ठीक है, P1 लूप्स। एक्चुअली कितने हैं, 6 लूप्स आई थिंक मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो 6 लूप्स यहाँ पर बने हैं और हम ये देख सकते हैं ये जो होगा ये स्ट्रिंग का टेंशन होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये टेंशन किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। टेंशन इज इक्वल्स टू mg, तो T इज इक्वल्स टू mg। हम जो भी वेट उसमें डालते जाएंगे वो वाला वेट होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ ले लेते हैं कि मैं इसका थोड़ा सा आपको एडिशन करके बताता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने इसको पैन ले लिया, तो अगर हमने ये कह दिया कि ये पैन है और पैन में वेट रखा हुआ है, पैन में वेट है, तो पैन में जो वेट हम लगाएंगे वो मास और पैन का मास अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मास ऐसे भी हो सकता है कैपिटल M प्लस छोटू m इंटू जी, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे टेंशन इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस छोटू m इंटू जी। ये एक्चुअल होता है एक्चुअल, क्योंकि पैन का जो मास है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्मॉल m इज द मास ऑफ पैन और कैपिटल M जो है ये होता है मास एडेड, जो मास हम उसमें ऐड करेंगे 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी ऐड करेंगे हम वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये बढ़ाने के साथ साथ आपके पास इधर टेंशन बदलता जाएगा, नंबर ऑफ लूप बदलेंगे और नंबर ऑफ लूप बदलने के बाद में आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदलेगी। तो इसको ट्रांसवर्स क्यों बोलते हैं, समझ में आई बात। परपेंडिकुलर पोजीशन में यानी कि ट्रांसवर्स पोजीशन में वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको वाइब्रेशंस ऑफ prongs ऑफ ट्यूनिंग फोर्क आर परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव प्रोपगेशन को परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर पोजीशन। इसके अंदर में आप ये देखते हैं, अब इसके अंदर में एक चीज समझने जैसी है और वो ये चीज है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है, दैट ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द स्ट्रिंग वाइब्रेशन। यानी कि जब 1 वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क कंप्लीट होता है उसी समय इसका भी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। स्ट्रिंग का भी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है हमारे ट्यूनिंग फोर्क के साथ। ये चीज़ बदल जाएगी पैरेलल पोजीशन में, इसलिए आपको थोड़ा एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ यहाँ पर। तो हम इसको लिखते हैं कि n इज इक्वल्स टू छोटू n होने वाला है और छोटू n की वैल्यू होती है, छोटू n इज इक्वल्स टू P/2L अंडर रूट ऑफ T/m। तो हमारी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी P/2L under root of T/m. This is the frequency of tuning fork in Meldal's experiment in perpendicular position. याद रखिए इसको, परपेंडिकुलर पोजीशन में P/2L अंडर रूट T/m ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इसके अंदर में नंबर ऑफ लूप्स कितने बन रहे, P1 लूप्स बने यहाँ पर और हमने देखा कि बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आई यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं पैरेलल पोजीशन। तो देखिए ये है हमारी पैरेलल पोजीशन को लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें होता यह है कि प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क जो है वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज पैरेलल टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है ना। तो ये वेव का प्रोपगेशन है और ये है हमारे ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स का वाइब्रेशन। तो ये इस तरह से वाइब्रेट होते हैं और ये हमारे प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेव का। तो देयरफॉर दोनों हो गए पैरेलल। और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है हमारे पास P2 लूप्स, ठीक है। और वेट कितना है हमारे पास में, m प्लस छोटू m मास ऑफ पैन इंटू जी, mg होता है तो जस्ट m प्लस mg, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये P2 लूप्स है और ये लूप्स जो होते हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कम बने हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारा ट्यूनिंग फोर्क वही है जो हमने अभी रखा था पैरेलल पोजीशन से पहले परपेंडिकुलर में, तो वही है, उसी को हमने ये सेटअप किया है। लेकिन इस सेटअप के अंदर यहाँ पर जो नंबर ऑफ लूप्स है ये कम हो गए हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो वाइब्रेशन है व्हेन ट्यूनिंग फोर्क कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन, यानी दोनों प्रॉन्ग्स उसके जो है वो बाहर गए और फिर वो अंदर आए, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कि वाइब्रेशंस ऑफ ट्यूनिंग फोर्क जो हुआ है व्हेन ट्यूनिंग फोर्क कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन
स्ट्रिंग कंप्लीट्स ओनली हाफ वाइब्रेशन, ऐसे हुआ है यहाँ पर, सिर्फ हाफ वाइब्रेशन हो, मतलब स्ट्रिंग का एक वाइब्रेशन होने तक इसके कितने वाइब्रेशन होने वाले, 2 वाइब्रेशन। तो यही बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर याद रखने जैसी, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल्स टू ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ का, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्यूनिंग फोर्क की, वो फ्रीक्वेंसी डबल आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग के। तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल N इज इक्वल्स टू ट्वाइस स्मॉल n। स्मॉल n की वैल्यू अपने को पता है P/2L अंडर रूट ऑफ T/m वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू P/2L अंडर रूट ऑफ T/m। ठीक है, आप इसको ऐसा लिखिए, ये वाली भी इक्वेशन चलेगी, या फिर आप इसको ऐसा लिखिए कि P/L अंडर रूट ऑफ T/m। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन भी चलता है, तो दोनों भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ से हमको कुछ कंक्लूजन समझ में आया। तो देखिए, ये है हमारा सेटअप मेल्डेज एक्सपेरिमेंट का। इसमें आपको यहाँ पर एक दिख रहा है कि ये ट्यूनिंग फोर्क है, जो कि एक ऑसिलेटर, AC ऑसिलेटर के साथ में जुड़ा हुआ है। हम उसको इलेक्ट्रिकली मॉनिटर करते हैं और चलाते हैं उसको। अब अगर इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, तो ये वाइब्रेशन हमारे स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और स्ट्रिंग जो है वो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने लगता है जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क का होता है। तो परपेंडिकुलर पोजीशन है ये। इस परपेंडिकुलर पोजीशन में अभी देखिए, आप देख रहे हैं 4 लूप्स बने। मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो उसका 4 टाइम्स है हमारी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, P/2L अंडर रूट T/m। तो P की वैल्यू 4 हो जाएगी इसमें। ठीक है, अभी हम ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाते हैं, तो अब देखिए ये जो ऑसिलेशन ये डैम्प हो गया है और यहाँ पर स्ट्रिंग स्लैक हो गया है, मतलब वो फौरन जल्दी से अगले मोड पर नहीं आया, अगली हार्मोनिक नहीं मिली। हम इसकी फ्रीक्वेंसी को और एडजस्ट करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को, एंड नाउ यू विल गेट 5 लूप्स। यानी कि अब जो है, तो हमारे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ चुकी है, और वो हमारे स्ट्रिंग वाइब्रेशन के 5th हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस में है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, कि आपकी जब तक फ्रीक्वेंसी, समझ लीजिए जैसे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 थी, तो पहले हमने उसको 4 लूप्स में चलाया, मतलब वो 400 हर्ट्ज पे चल रहा था। फिर उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 500 किया, तो अब वो 500 हर्ट्ज बनाने के लिए 5 लूप्स फॉर्म करता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं इसमें, क्योंकि ये है हमारा परपेंडिकुलर पोजीशन। इसमें जितने वाइब्रेशन होते हैं ट्यूनिंग फोर्क के, उतने ही वाइब्रेशन होते हैं हमारे स्ट्रिंग के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो P लूप्स में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इफ स्ट्रिंग ऑसिलेट्स इन P लूप्स, तो फॉर्मूला हो जाएगा P/2L अंडर रूट T/mu। म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ। नाउ दिस इज द सेकेंड पोजीशन। हम इसको देखते हैं कि ये है हमारा लॉन्जिट्यूडनल वाला जो पोजीशन है, पैरेलल पोजीशन। अब इस पैरेलल पोजीशन में हमने देखिए रखा है कि जो वाइब्रेशन है ट्यूनिंग फोर्क का, आप देख रहे हैं उसको, और जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है वेव का, वो दोनों पैरेलल है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए, जब ट्यूनिंग फोर्क हमारा वाइब्रेट कर रहा है, उससे जो ट्रांसफर हो रहा है वाइब्रेशन, वो कैसे होगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि मैंने कहा था इसमें कि जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है ट्यूनिंग फोर्क का, तो सिर्फ आधा ऑसिलेशन होता है हमारे स्ट्रिंग का। वो कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जब हमारा ट्यूनिंग फोर्क बाहर की तरफ गया है, तो हमारे सारे जो पार्टिकल्स है ये ऊपर की तरफ आ रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद जब हमारा ट्यूनिंग फोर्क वापस अंदर की तरफ आया, ठीक है, दोनों प्रॉन्ग्स उसके इनवर्ट गए, तब हमारा स्ट्रिंग हो गया स्ट्रेट। और स्ट्रिंग स्ट्रेट हुआ तो पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिली, वो सारे स्ट्रिंग पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऊपर जा रहे थे। उसके बाद में यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क दोबारा से बाहर की तरफ मूव करता है, मतलब आउटवर्ड जाएगा,
तब हमारे पार्टिकल्स के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है ऑलरेडी, तो उस वजह से वो काइनेटिक एनर्जी के साथ वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और वो अपर पोजीशन हेल्ड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रिंग लूज होगा, एक बार नीचे की तरफ आएगा और एक बार ऊपर की तरफ आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एक वाइब्रेशन जब ट्यूनिंग फोर्क का कंप्लीट होता है तब हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट होता है हमारे स्ट्रिंग का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रिंग वाइब्रेशन इज हाफ ऑफ ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेशन। देयरफॉर हमने उसको लिख दिया, देखिए यहाँ पे 5 लूप्स थे तो मैंने उसको लिखा p/2l की जगह 5/2l √T/μ। तो ये वाला हमारे पास में फंडा होता है कि इस वजह से जब स्ट्रिंग का एक ऑसिलेशन होगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फोर्क है वो 2 ऑसिलेशन कर चुका होगा। ठीक है, इस तरह से होता है, मतलब आउटवर्ड मोशन ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क prongs or inward motion of prongs of tuning fork give rise to an oscillation in the string। string जो है तो slack होगा और लूज होगा, मतलब एक बार नीचे की तरफ और एक बार ऊपर की तरफ, वो भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हाफ ऑफ ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जस्ट हमको यहाँ पर ये कंफर्म करना था कि ऑसिलेशंस का जो मिसमैच है वो कैसे हुआ। ठीक है, ये कंक्लूजन हमको समझ में आया कि P2 लूप्स जो है ये लॉन्जिट्यूडनल केस में, तो हम ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ लूप्स ये हमारा कंक्लूजन है, समझ लीजिए दोनों केसेस पढ़ने के बाद, कि नंबर ऑफ लूप्स इन परपेंडिकुलर पोजीशन इज इक्वल्स टू ट्वाइस the number of loops in parallel position। ठीक है, कैसे आया? अब ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, क्या करो, इसमें जो P है इसको P2 बोलो और पहले वाला जो हमारा फॉर्मूला था उसको P1 बोलो। N की वैल्यू क्योंकि सेम है तो इसको कंपेयर करो उसके साथ में। मतलब क्या है, जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ था वो फॉर्मूला, जैसे कि वो फॉर्मूला आएगा N क्योंकि दोनों का सेम है तो वो आएगा फॉर्मूला P1/2L, है ना, 2L के साथ था वो √T/m, और इट इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला क्या आएगा P2/L √T/m, है ना। कैंसिलेशन कर दो, क्या आएगा वैल्यू, P1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस P2 और P2 इज इक्वल्स टू P1/2। ये कंक्लूजन आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। P2 मतलब नंबर ऑफ लूप्स इन लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन और P1 बोले तो नंबर ऑफ लूप्स इन परपेंडिकुलर पोजीशन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पोजीशन वाले डबल होते हैं लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन के। अब इसमें एक शॉर्टकट, एक ट्रिक बताता हूँ। मैं जब 12th में था तो मैं इसको कैसे याद रखता था कि पता होना चाहिए ना कि n इक्वल्स टू 2n कब होता है और n इक्वल्स टू n कब होता है। तो ये कौन सी पोजीशन में है, ये है परपेंडिकुलर पोजीशन में और ये है पैरेलल पोजीशन में, है ना, ये पैरेलल पोजीशन में। तो पैरेलल के अंदर में n इक्वल्स टू 2n है और परपेंडिकुलर के अंदर में n इक्वल्स टू n है। तो मैंने क्या किया था, कुछ तो इलॉजिकल सोचना चाहिए ना भाई, तो मैंने क्या किया था, मैंने मेरे 12th में मैंने ये सोच लिया था इसके लिए कि क्योंकि हम पैरेलल को जो है ऐसे डिनोट करते हैं, है ना, पैरेलल ऐसे होता है, तो हम पैरेलल को अगर ऐसे डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा 2। तो मैंने कहा था कि ये 2 है और ये n है और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल N। तो मैंने कहा था कि n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n। ये कब लेना है, जब पैरेलल होगा, जब परपेंडिकुलर में मतलब सिंगल है मतलब। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ भी सोच सकते हैं आप, इलॉजिक भी सोच सकते हैं, लॉजिकल भी सोच सकते हैं थोड़ा सा, और उसको याद रख सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए एक्सपेरिमेंट।